ओम शांति। साथियों, यूथ विंग पंजाब जोन युवाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लेकर आए हैं। इस प्रदर्शनी का नाम है युवा उत्थान प्रदर्शनी। यह प्रदर्शनी दिखाने का मुख्य लक्ष्य है कि आज की युवा पीढ़ी को समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार सशक्त बनाना, क्योंकि वर्तमान में युवा जीवन में बहुत सी समस्याओं को फेस कर रहा है जिसका कि समाधान नहीं मिल रहा, जिस कारण से वह कई बार बहुत ही गलत घटनाओं में उलझ जाता है, जिसका परिणाम युवा को स्वयं को तो भुगतना ही पड़ता है, उसके साथ साथ उसके माता पिता, समाज और देश को भी भुगतना पड़ता है। इस प्रदर्शनी को लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है। उनकी सारी समस्याओं का डिटेल से चर्चा करें, चित्रों द्वारा उनको दर्शाएं तथा उनके समाधान के लिए अपने युवा भाइयों तथा बहनों को जीवन में आने वाली समस्याओं को समाधान करने के लिए सुंदर तथा शक्तिशाली तरीके से उनके व्यक्तित्व का विकास करें। क्योंकि आज युवा हिंसा, क्रोध की भावना, अपने जीवन के प्रति बहुत सी समस्याएं, नशों की समस्या तथा भिन्न भिन्न समस्याओं के कई प्रकार के तनाव से वह बहुत परेशान रहता है। उनकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का एक सरल उपाय तथा युवा जीवन को देश तथा समाज के नव निर्माण के लिए जागृत करना है तथा उसकी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर राजयोग के अभ्यास द्वारा एक सुंदर भविष्य का निर्माण करना है। यही इस प्रदर्शनी को लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह प्रदर्शनी आपके लिए लगाई गई है। आशा करते हैं आप इसे बहुत सी ध्यान से सुनेंगे और सर्व समस्याओं पर चिंतन करेंगे। इसमें बताए गए समाधान को आप अपने जीवन में अपनाकर अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे तथा ऐसा हमारा विश्वास है कि इन समाधान के द्वारा आपके व्यक्तित्व विकास में अभूतपूर्व परिवर्तन आएंगे। अतः आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप थोड़ा सा समय बड़े ध्यान से इस प्रदर्शनी को सुने, समझें और मन में उठने वाले प्रश्नों को इस प्रदर्शनी के देखने के बाद हमसे आप अलग से चर्चा भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई बात समझ ना भी आ रही हो, वह भी आप प्रदर्शनी देखने के बाद अवश्य डिस्कस कर सकते हैं। चलो हम चलते हैं अपने अगले चित्र की तरफ। प्रदर्शनी के दूसरे चित्र में युवा जीवन की अपने प्रति, समाज के प्रति, देश व विश्व के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेवारी दर्शाई गई है। आज संसार में चारों ओर घोर नकारात्मक वातावरण है, जिसके कारण संसार एक प्रकार से जल रहा है। इसका समाधान किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरी ओर इसमें दिखाया गया है कि आने वाली पीढ़ी आज की युवा पीढ़ी से एक प्रश्न पूछ रही है, हे युवा, क्या तुम हमें ऐसा विश्व दोगे? यहाँ चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं। क्या आप इसके समाधान में विश्व को स्वर्णिम बनाने में, भारत को स्वर्णिम बनाने में सहयोग नहीं दोगे? आपकी युवा शक्ति जो आपको परमात्मा से सौगात में मिली है, किस काम की है? आज के युवाओं के सामने ये एक चुनौती है। एक तो युवा अपने लिए भविष्य का निर्माण करने में लगा है, दूसरी ओर उसके कंधों पर इस सारे देश व विश्व को बचाने का उत्तरदायित्व है। हम देखते हैं कि युवा के पास दो शक्तियां भरपूर हैं, जिसके कारण वह आज सारे विश्व पर छाया हुआ है। एक है फिजिकल पावर अर्थात शारीरिक शक्ति, जिसके आधार पर वह कुछ भी कर सकता है। युवा अर्थात जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी डरता नहीं, क्योंकि युवा शारीरिक रूप से सशक्त है। दूसरी शक्ति है मेंटल पावर, मन की शक्ति। आज विश्व में इतनी उन्नति हो गई है कि युवा प्रतिदिन नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है और विश्व को बहुत ही सरल, सुगम जीवन की सुविधाएं देने में अग्रणी है। फिर भी देखा जाता है कि आज का युवा अनेकों परेशानियों में उलझा हुआ है। इस चित्र के अंदर समझाया गया है कि युवा के अंदर जो शारीरिक व मानसिक शक्ति है, उसके साथ अगर तीसरी स्पिरिचुअल पावर अर्थात आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त हो जाए तो युवा अपने समाज, देश ही नहीं विश्व को भी स्वर्णिम बना सकता है। उसके लिए उसे अपने अंदर छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है।
हमारी अधिकतर समस्याएं हमारे अंदर से आरंभ होती हैं और उनका समाधान हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जिस कारण से हम असफल होते हैं। इस समस्या का बीज अंदर है तो समाधान भी अंदर ही समाया हुआ है। इस प्रदर्शनी के द्वारा हम युवा पीढ़ी को उसकी आंतरिक शक्तियों का ज्ञान देकर उसे सशक्त करने का प्रयास करेंगे, परंतु उनको ये समझना अति आवश्यक है कि उनके कंधों पर भारत की स्वर्णिम बनाने तथा विश्व को समस्याओं से छुटकारा दिलाकर एक नए विश्व के निर्माण की जिम्मेवारी है। उसे एक नए विश्व के निर्माण की जिम्मेवारी को निभाना है। उसे अपनी शारीरिक व मानसिक शक्तियों के साथ अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति को भी जोड़ना होगा, नहीं तो ये सारा विश्व तीव्र गति से अपने विनाशकारी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। उसे बचाना कठिन हो जाएगा। तो आओ युवा, हम अपने भारत व विश्व को इस विनाश ज्वाला से बचाने का संकल्प लें, ताकि हम इस संसार को इन सर्व समस्याओं से मुक्त कर सकें। तीसरे चित्र के अंदर युवा जीवन में आने वाली बहुत सी बुराइयों की चर्चा की गई है। हमारे युवा जीवन में समस्याएं पैदा करने वाले कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण नशा है। अपने गलत दोस्तों के कारण हमारी युवा पीढ़ी नशों में ग्रसित होती जा रही है। शुरू में तो ये बात अच्छी लगती है, परंतु बाद में इसकी लत लग जाती है तो आदमी का जीवन बर्बाद कर देती है, क्योंकि इसका प्रभाव उसके परिवार व मित्रों पर भी पड़ता है। दूसरा कारण है समय का अभाव। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, परंतु घंटों व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब व सोशल मीडिया पर चैटिंग में बर्बाद कर देते हैं। ये समय हम अपने कैरियर को बनाने, पढ़ाई में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हम इन व्यर्थ बातों में गंवा रहे हैं। हमें इनका प्रयोग करना तो चाहिए, परंतु ये तो ध्यान दें कि हमें इन साधनों की आवश्यकता कितनी है। जितनी जरूरत है उतना ही सोशल मीडिया का प्रयोग करें। तीसरी समस्या युवाओं की है जल्दी धनवान बनने की, गेट रिच क्विक। उसके लिए आज का युवा शॉर्टकट अपनाकर अमीर बनना चाहता है, जो युवा जीवन में जहर बन जाता है। शॉर्टकट या गलत रास्ते अपनाकर पैसा कमाने से युवा नकारात्मक समस्याओं में फंस जाता है, जिससे उसका युवा काल ही नहीं पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसी बहुत सी समाचार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं कि कैसे युवा जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बर्बाद हो गए। एक और बड़ी समस्या हमारे युवाओं में पनप रही है गलत संबंध बनाना। लड़का हो या लड़की, पढ़ाई की जगह वह संबंध बनाने में लगे रहते हैं और उन संबंधों को निभाने में हर समय बुद्धि इधर उधर ही लगी रहती है, जिस कारण से उनका कैरियर बर्बाद हो जाता है और जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में आज इतना अधिक कंपटीशन है कि युवा स्वयं को संभाल नहीं पाता और हर प्रकार का तनाव उसके जीवन में बढ़ता ही जाता है। इस परिस्थिति को हमें संभालना होगा, अपना बचाव करना होगा। एक और समस्या हमारे युवा काल में आती है खान पान की, अर्थात डाइट की। आज हमारे अधिकतर युवा फास्ट फूड को पसंद करते हैं और उसी को खाते हैं, क्योंकि इसका स्वाद अद्भुत होता है, परंतु ये फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, जिससे युवा अवस्था में ही युवा कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और ये बीमारियां पहले तो अधिक आयु वालों को हानि पहुंचाती थी, परंतु आजकल तो युवा ही इनसे ग्रसित हो रहे हैं। इनका मुख्य कारण हमारा भोजन और तनाव ही है। अतः हमें भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए और यहाँ तक हो सके शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। स्वच्छ भोजन खाएंगे तो स्वस्थ जीवन बना सकेंगे। एक और समस्या है जो युवा जीवन में बहुत प्रभावित करती है, वह है रोजगार या व्यवसाय की। रोजगार नहीं होने के कारण युवा बड़े तनाव में जीता है। इसलिए पढ़ाई पढ़ने के समय हमें या अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हम अन्य तकनीकी शिक्षा लेते हैं, हमें पूरा पंक्चुअल रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए, ताकि अच्छी पढ़ाई करने से हम अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें और बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकें। एक और विकट समस्या युवा काल की है आत्महत्या, अर्थात सुसाइड की। युवा काल में अनुभव की कमी के कारण युवा हर समस्या से आहत होता है। छोटी छोटी बात पर जाने अनजाने अपनी समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या के बारे में सोचता है, जो एक ऐसा निर्णय होता है जिससे उसका जीवन नष्ट हो जाता है। वास्तव में ये राई को पहाड़ बना देना है। उसकी ये सोच कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अब तो जीवन का अंत ही करना होगा। अक्सर ऐसी भावना युवा जीवन में तभी आती है जब जीवन में कंपटीशन होता है। दूसरी ओर माता पिता
सफलता के लिए बार बार दबाव डालते हैं। मित्र संबंधी सभी की भावनाएं जीवन को इतना तनाव ग्रसित कर देती हैं कि युवा आत्महत्या करना ही सारी समस्याओं का समाधान समझता है। युवा मित्रों, हमें अपने इन सारे दुश्मनों को पहले समझना जानना होगा, जिनके कारण हमें समस्या है। जब हमें ये जानकारी होगी तो हम इनसे बच सकेंगे और इन पर नियंत्रण कर पाएंगे। आजकल की एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप किसी देश को जीतना चाहते हैं तो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ उस देश की युवा पीढ़ी को नशों की, ड्रग्स की आदत में डाल दो। कुछ ही वर्षों में देश अपने आप आपका गुलाम बन सकता है। तो युवा का वर्तमान समय में सबसे बड़ा दुश्मन उसके जीवन में आने वाले नशे हैं। ये एक ऐसा रोग है, आदत है, जो किसी भी दोस्त को होगा तो वह अन्य दोस्तों को लगा देता है। हमें नशे से व नशा करने वालों से बचकर रहना है। उदाहरण के रूप में सिगरेट को ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि सिगरेट के कितने नुकसान होते हैं। चित्र में इसी बात पर बताया गया है कि कैसे सिगरेट पीने से हमारे शरीर को अनेकों रोग लग सकते हैं। शुरू में तो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए या नए नए स्टाइल बनाने के लिए सिगरेट पीने का लोग मजा लेते हैं, परंतु जब आदत बन जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। पहले तो हम सिगरेट पीते हैं, बाद में सिगरेट हमें पीने लगती है, जिसके कारण जवानी में ही आदमी बूढ़ा लगने लगता है। हमें अपने ऐसे दोस्तों से बचना होगा। हम समझते हैं सिगरेट से कोई नहीं मरता, वास्तव में सिगरेट अर्थी बनाकर मृत्यु तक हमें खुद ही निमंत्रण देती है। दूसरी ओर छोटे से रंग बिरंगे गुटखा, पान मसाला आदि का भी सेवन सभी दोस्त करते हैं, जो वास्तव में एक धीमा जहर है, जिसका ज्यादा खर्चा नहीं होता, परंतु आदत जरूर लग जाती है। और ये सिगरेट, तंबाकू की आदतें हमारी जवानी में अनेकों रोग लगाकर हमें बूढ़ा बना देती हैं। हमें ऐसे रोग लगा देती हैं जिनका इलाज ही नहीं हो पाता। अंत में मौत निश्चित होती है। कितने प्रकार के कैंसर गुटखे के कारण हो रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपना युवा काल खुशी से बिताना है या कैंसर के हाथों बेचकर मृत्यु को निमंत्रण देना है। सिगरेट के साथ साथ शराब या अल्कोहल भी बहुत प्रसन्न होती जा रही है। इसे क्लबों, पार्टियों में पीना परोसना एक आम बात समझी जा रही है। अब शादी में शराब पीना बुरा नहीं माना जाता। दूसरी ओर बड़ों को पीता देख युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आजकल कॉलेज में ही नहीं, स्कूलों में भी बच्चे नशों के धीरे धीरे गुलाम बन रहे हैं। अपना बचपन व युवा काल शराब की बोतल में डुबो रहे हैं और उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। कहने का अभिप्राय यही है कि हम इन नशों से सावधान रहें। वर्तमान में केवल सिगरेट और शराब ही नहीं, दुनिया में ना जाने कितने ऐसे और भी नशे आ चुके हैं जो आपको आसानी से सस्ते में उपलब्ध हैं, और कुछ बड़े खतरनाक व महंगे हैं, परंतु चोरी छिपे मिल जाते हैं और युवा उनकी आदत में फंसते जा रहे हैं। जब इनकी आदत लग जाती है तो युवा नशे के लिए, पैसे के लिए कत्ल भी कर देते हैं। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा, कितने ही युवा चोरी व कत्ल के कारण जेलों में बंद पड़े हैं। नशे की आदत ने युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसा लगता है सारा देश ही नशों की बीमारी से बर्बाद हो रहा है। नशे के कारण युवा रिश्वत लेने लग पड़ते हैं। वास्तव में समाज के अंदर जो भी गलत कार्य हो रहा है उसके पीछे नशों का ही बहुत बड़ा हाथ है। चाहे रेप की समस्या है या एड्स की, अपहरण या आत्महत्या या तनाव, इन सभी समस्याओं का कारण नशा है। कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति हो, परंतु नशे के कारण जब गलत काम करता है तो जेल में बंद हो जाता है। ये सजा इसे नशे के कारण ही मिलती है। चोरी करने की आदत, लूटपाट, चाहे मोबाइल या चेनें लूटना, ये सब नशे की हालत में व नशे के लिए ही होता है, क्योंकि नशा हमारे अंदर एक नकारात्मक शक्ति पैदा कर देता है, जिसके कारण हम गलत कार्य करने लग पड़ते हैं। इस चित्र में भी यही दिखाया गया है कि नशा एक दैत्य, असुर जैसा है, जिसके मुंह में सारी मानवता समाती जा रही है। हमारा जीवन आज नशों की बैसाखी के सहारे चल रहा है। नशों की अधिकता के कारण हमारे अस्पताल रोगियों से भरे पड़े हैं। तो आओ युवा, आज हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। तभी हम अपने जीवन को शक्तिशाली व समृद्ध बनाकर अपने जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। इस चित्र में विस्तार रूप से बताया गया है कि कैसे आज का युवा विभिन्न प्रकार के तनाव से ग्रसित हो रहा है, परंतु उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसके जीवन में कई प्रकार के तनाव प्रतिदिन आते रहते हैं। कभी उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, कभी एग्ज़ाम्स का प्रेशर, कभी माता पिता का प्रेशर, तो कभी दोस्तों का प्रेशर। कहने का अभिप्राय,
आज के युवा का जीवन तनाव से भरा हुआ है। इस चित्र के अंदर युवा को बचाने का प्रयास किया गया है। यदि वह अपने जीवन में तनाव से मुक्ति चाहता है तो हम उसको 16 चाबी देने जा रहे हैं। जब भी वो तनाव में आए या अपने आप को तनाव से बचाना चाहे तो इनमें से जो भी चाबी उसे पसंद आए वह उसे लगाकर अपने तनाव को दूर कर सकता है। तो सबसे पहली चाबी कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए योगा और एक्सरसाइज, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज का वातावरण इस प्रकार से है कि हमें इस शरीर को सशक्त करने के लिए प्रतिदिन योगा एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम बाहरी समस्याओं को झेलने के लिए रेडी रहेंगे। तो हमें अपने जीवन का प्रतिदिन कुछ समय योगा और एक्सरसाइज के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। दूसरी चाबी, हमारा भोजन। हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हम जो भोजन करते हैं वह भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। यदि हम मांसाहारी भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर नकारात्मकता पैदा हो जाती है। हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा भोजन शाकाहारी भोजन है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। मांसाहारी भोजन भले हम खा लेते हैं, परंतु वो हमारे शरीर के लिए नहीं है। प्रकृति ने शरीर के लिए प्रकृति द्वारा पैदा किए हुए फल, सब्जियां आदि ही हमें दिए हैं, तो हमें इसका सेवन करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तीसरी चाबी, जब हम कभी तनाव में होते हैं या इसी प्रकार की कोई समस्या में फंस जाते हैं, उस समय कोई सुंदर गीत अपने मोबाइल में सिलेक्ट कर ले और उससे सुनना शुरू करें, तो हमें उम्मीद है आप उस तनाव के वातावरण से अवश्य ही अपना बचाव कर लेंगे और फिर आपके अंदर उमंग, उत्साह जागृत हो जाएगा। चौथी चाबी, जीवन के अंदर बैलेंस बना कर रखना। आज हम देखते हैं कि हमें जीवन के अंदर अत्यधिक तनाव इसलिए आ जाता है कि हम अपने जीवन के संबंधों में, पढ़ाई में, फ्रेंड सर्कल में, खेल-कूद में बराबर का बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण से हमें समय प्रति समय तनाव उत्पन्न हो जाता है। आज हम अपना समय कितना सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के साथ या इसी प्रकार के अन्य साधनों में वेस्ट कर देते हैं, जिससे पढ़ाई का तनाव हमारे मन पर बढ़ जाता है। तो इस तनाव से बचने के लिए हमें हर क्षेत्र में बैलेंस बनाना होगा, तो आप देखेंगे कि आप अपना तनाव से बचाव कर लेंगे। पांचवी चाबी, जब हम तनाव में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप सोचिए, जो आज घटना घट रही है 10 साल के बाद ये क्या होगी, तो आप देखेंगे वो ज़ीरो हो जाएगी। याद कीजिए, जीवन के 5 वर्ष के अंदर जो कोई भी घटनाएं घटी, जब वो घटना घटी थी उस समय आपके हालात बहुत खराब हो गए थे, आपको भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा था, परंतु वही घटना आज याद करने पर याद ही नहीं आती है। इसी प्रकार हमेशा ध्यान रखिए, कैसी भी कोई घटना, कितनी भी कोई भयंकर घटना घटी हो, परंतु उसको आने वाले समय में जब आप देखेंगे तो उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। कहने का भावार्थ है कि समय हमारे तनाव को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। इसलिए आज की दुर्घटना या कोई भी ऐसी बात हो जाती है, उससे हम तनाव में ना आए, बल्कि हम ये सोचें कि ये थोड़े समय के लिए आई है, चली जाएगी, परमानेंट नहीं है। याद रखें, कोई भी समस्या सदाकाल के लिए नहीं होती, टेम्परेरी होती है। छठी चाबी, डिसिप्लिन्ड लाइफ। युवा काल में यदि हम अपने जीवन को अनुशासित रूप से जीना शुरू कर दें तो हम गारंटी करते हैं आप कभी भी तनाव में नहीं आएंगे। जब आप समय पर उठेंगे, समय पर पढ़ेंगे, समय पर खेलेंगे, समय पर घूमेंगे, समय पर ही सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे, आपका जीवन अनुशासित होगा तो आप कभी तनाव में नहीं आएंगे। इसलिए तनाव से बचने के लिए सरल उपाय, जीवन को अनुशासित रूप से जीना शुरू कर दें। 7वीं चाबी, हमें
अगर तनाव से बचना है तो एक प्रयास करना होगा कि हम बड़ी बात को छोटा बनाना सीख लें। नहीं तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर नकारात्मक चिंतन करते हुए उस बात को राई का पहाड़ बना देते हैं। छोटी बात को भी बहुत बड़ा बना करके फिर डर जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को ख़त्म कर देते। परंतु साथियों, हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हमें बड़ी बात को छोटा बनाने की कला आनी चाहिए। जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है, सूरज कितना बड़ा होता है, परंतु फोटोग्राफी के साथ हम उसे हाथ में पकड़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी बड़ी घटना हो जाए, उसको हमें छोटा बनाना होगा, तब हम तनाव में नहीं आ सकते। क्योंकि कोई भी बात होगी वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, परंतु और एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तनाव किस बात का। 8वीं चाबी जो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, धोखा दिया है या किसी प्रकार की कोई गलती हमसे हो गई है, भूल हो गई है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सिद्धांत अब माफ़ी मांग ले या माफ़ कर दे। यदि दोनों बातें हमें याद हैं तो हम गारंटी करते हैं आप कभी भी तनाव में नहीं आ सकते। क्योंकि अगर हमारे से कोई भूल होगी तो देर मत कीजिए, उसी समय सॉरी कर दीजिए, तो आप लाइट हो जाएंगे। अगर किसी ने आपका नुकसान पहुंचाया, भले आप उससे बोलना बंद कर देते हो, परंतु मन से तो उसे माफ़ कर सकते हो। क्योंकि जो घटना घटी होगी वो भूल जाएगा, लेकिन बोझ आपके मन पर रहेगा, जिससे आप तनाव में आ जाएंगे। 9वीं चाबी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि हम इस शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दें तो क्या होगा, हम कभी भी तनाव में नहीं आ सकते। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर चीज़ को देखें, ये हमारा स्वभाव बन जाए। लेकिन हम हर चीज़ को नकारात्मक रूप से पहले लेते हैं। कोई भी घटना घटती है, हम उसके बारे में नेगेटिव पहले सोचते हैं, गलत पहले सोच लेते हैं। कई बार बात इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम उसे सोच सोच कर बोलने वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो इस तरह हम अपनी नींद भी हराम कर लेते हैं। हर घटना के दो पहलू होते हैं। हम अगर उसे पॉजिटिव तौर पर देखेंगे तो वो समस्या नहीं लगेगी, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई शिक्षा हमें नज़र आएगी। क्योंकि हर समस्या के पीछे कुछ ना कुछ शिक्षा होती है। आप जब उस शिक्षा को लेंगे तो तनाव आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। 10वीं चाबी हमें अपने जीवन में एक आदत बनानी है। वो आदत है कि हम जहाँ पर हो, जो कार्य कर रहे हो, जिस भी स्थिति में हो, वहाँ पर हमें 100% जीवन को जीना चाहिए। ऐसा ना हो कि पढ़ाई के समय हमें और कुछ बातें याद आ जाए, खेलने के समय हमें पढ़ाई याद आ जाए। इस प्रकार से हमें अपनी आदत को बदलना होगा। कहा जाता है जो व्यक्ति अटेंशन में रहता है उसे टेंशन नहीं आ सकता। अटेंशन के आगे से एट हटा देते हैं तो वो टेंशन बन जाता है। लेकिन अटेंशन वाला व्यक्ति कभी भी तनाव में नहीं आता, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी को पूरे अटेंशन से कर रहा होता है। जब आप पढ़ते हैं, अगर पढ़ने के समय आपको फालतू की बातें मन में आ रही हैं तो अवश्य ही वो पीरियड आपका मिस हो जाएगा, वह समय आपका व्यर्थ चला जाएगा। उस समय जो भी कार्य हो रहा होगा उसको आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 11वीं चाबी मेडिटेशन बहुत ही सरल है और जीवन को बदलने वाली भी है। इसके अंतर्गत हम जीवन की हर समस्या का समाधान, हर तनाव का समाधान कर सकते हैं। अगर इसका अभ्यास शुरू कर दें तो मेडिटेशन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर एकाग्रता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम तनाव से मुक्त जीवन जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप मेडिटेशन सीखिए और अपने जीवन को तनाव से दूर कर लीजिए। 12वीं चाबी समय का महत्व। ये एक ऐसा साधन है, अगर युवा काल के अंदर हम समय का ध्यान देने लग जाएं तो कभी भी तनाव में नहीं आ सकते। क्योंकि
हम आजकल क्या कर रहे हैं? पढ़ने के समय हम फालतू की बातों में अपना समय गंवा रहे हैं। हमेशा याद कीजिए, अब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, परंतु हम वातावरण को देखते हुए, फ्रेंड्स को देखते हुए, भिन्न भिन्न बातों में, फालतू की बातों में, जिनका कि हमारे युवा काल में या पढ़ाई में कोई संबंध नहीं है, उसमें फंस जाते हैं। चाहे वो हमारे दोस्त बनाने की आदत हो, चाहे नशों में फंसने की आदत हो, आदि आदि। इस तरह से हम अपने अमूल्य जीवन को वेस्ट कर देते हैं। 13 नंबर की चाबी। देखिए कैसे एक माता पिता अपने अपने बच्चों को पीठ पर टांगे हुए जा रहे हैं। अब देखने वालों को तो तरस आएगा कि बेचारों को पीठ पर टांगा हुआ है, परंतु देखिए वो बच्चे फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं। जब छोटे बच्चे ऐसी हालात में भी एंजॉय कर सकते हैं, तो हमें अपने जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी दुर्घटना हो जाए, हमें उसमें अपने जीवन की सेटिंग करनी होगी। उसी में से हमें शिक्षा लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये थोड़े समय का पेपर होता है जिसे हमें पास करना होता है, परंतु हम तनाव के कारण उसमें फेल हो जाते हैं और वह हमारी समस्या बड़ा कारण बन जाती है। 14 नंबर की चाबी मोटिवेशन, अर्थात हम अपने मन के अंदर, जीवन के अंदर नकारात्मक बातों को याद रखते हैं, दुर्घटनाओं को याद रखते हैं, गलत व्यवहार को याद रखते हैं, परंतु जो समय खुशी का होता है उसको कभी याद नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आती, अवश्य आती हैं, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपने सफलताओं को, चाहे किसी भी रूप में सफलता हो, पढ़ाई में हो, खेल में हो, अपने जीवन के अंदर हो, संबंधों के अंदर हो, उसको याद करके हमेशा मोटिवेट होते रहना है, तो तनाव हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बहुत सरल तरीका है अपने को तनाव से बचाने का। 15 नंबर की चाबी, यदि हम अपने युवा काल के अंदर पढ़ाई के समय अपने गोल को निश्चित कर देते हैं कि मुझे ये बनना है, ऐसा बनना है, तो साथियों आप कभी भी तनाव में नहीं आएंगे और कभी भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य कुछ बनने का होता है तो हमें अपना लक्ष्य दिखाई देता है। बाकी छोटी छोटी बातें, दुर्घटनाएं, घटनाएं हमें कभी प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उसको पाने के लिए हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। तो अपने जीवन का लक्ष्य ज़रूर निर्धारित कीजिए। 16 नंबर की चाबी, अपने साथियों को देखकर एक दूसरे से अपने को कंपेयर नहीं कीजिए। मैं गरीब हूँ, मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, मैं छोटे शहर से हूँ, और अपने फ्रेंड के साथ अपने को कंपेयर करें, जिसके कारण तनाव आता है। साथियों हमेशा याद कीजिए, सारे विश्व के करोड़ों लोगों में से आप अकेले हैं। आप जैसा संसार में कोई नहीं, इसलिए अपना महत्व रखिए। इसने क्या ध्यान देना होगा कि हमें सोचना है हमेशा, मैं यूनिक हूँ, विशेष हूँ, मुझे विशेष कार्य करना है। तो आप कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना में नहीं आएंगे। साथियों ये 16 कीज़ जो हमने आज आपको दी, अब हम आपसे पूछते हैं, आप इनमें से कौन सी चाबी ले जाना चाहेंगे? आपको कौन सी चाबी पसंद है, ताकि आप अपने इस युवा काल में तनाव से मुक्ति पा सकें। ये चित्र केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि आपको चाबी देने के लिए हम आए हैं। और अब आप अपनी चाबी बताइए, आप कौन सी चाबियां लेकर जा रहे हैं जो आप अपने जीवन में अपनाएंगे और तनाव से छुटकारा पाएंगे। इस चित्र में बताया गया है कैसे हम अपने क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गुस्सा है। इस गुस्से के कारण हम अपने जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े नुकसान भी कर लेते हैं। इस गुस्से के कारण कई युवा अपने भविष्य को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा लेते हैं। और गुस्सा हमारे शरीर के लिए अति हानिकारक भी होता है।
गुस्से से हमारी बहुत सी एनर्जी नष्ट हो जाती है। गुस्सा करने से युवा काल में हमारी मेमोरी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस चित्र में बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे नकारात्मक परिस्थितियां अगर हमारे सामने आ जाएं, तो हमें अपने आप को उनसे बचाना होगा, ना कि उनके साथ टकराव करना चाहिए। जैसे जब बरसात होने लगती है तो आप क्या करते हैं? छाता ले लेते हैं या रेनकोट पहन लेते हैं। बरसात को तो रोक नहीं सकते, तो उसमें हमें ही अपना बचाव करने की आवश्यकता होती है। यदि हमारे सामने कैसी भी नकारात्मक परिस्थिति हो, वहाँ से हमें अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन परिस्थितियों में स्वयं को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि क्रोध से किसी और का नुकसान नहीं होता, अपना ही नुकसान करते हैं। तो कोई व्यक्ति अपना नुकसान कैसे कर सकता है? वही पल हमारे जीवन के अंदर बहुत बर्बादी के कारण बन जाते हैं। ऐसे समय में यदि आप मन में पक्का कर लें आपको बोलना नहीं है, यह तरीका भी आप अपना सकते हैं। एक तो आप 1 से लेकर 10 तक मन में गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, या फिर बहुत सरल है कि आप मन के अंदर ओम शांति मंत्र का 5 बार उच्चारण कीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। ओम शांति का अर्थ है मुझे शांत रहना है। यह ऐसा काम करेगा जैसे आग लगती है, उस पर पानी डाल दिया जाता है। ओम शांति कहने से हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। दूसरा, आज के समय में सबसे प्रभावशाली ढंग है मेडिटेशन। एक ऐसी कला है जो हमें हर प्रकार की नकारात्मक स्थितियों में बचाव करती है। आप एक बार मेडिटेशन को सीख लें, थोड़ा सा समय प्रातःकाल अभ्यास करके आप दिन भर मोटिवेट रह सकते हैं और जीवन के अंदर अपनी गलतियों और कमियों और गुस्से पर नियंत्रण करने की आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। आजकल के समय में अपने गुस्से को नियंत्रण करने का एक कारगर साधन है। तीसरा है कि हम अपने अहंकार में न रहें, सदा प्रयास करें दूसरों को आगे रखें और उनको सम्मान दें, क्योंकि हम अहम भावना के कारण दूसरे लोगों का डिसरिगार्ड कर देते हैं और स्वयं ही सब कुछ पाना चाहते हैं। यदि हमें गुस्से से अपना बचाव करना है तो हमें क्या करना चाहिए? सदा दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दें, तो उनके ऊपर हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। और हर बात में पहले आपका मंत्र याद रखें, तो दूसरा व्यक्ति कभी भी आप पर गुस्सा नहीं होगा और आपको भी इस कारण से गुस्सा नहीं आएगा। चौथा तरीका है अपने जीवन के अंदर गुणों को ग्रहण करें। यह अवगुण है जिनके कारण से हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाती है। 1 मिनट का गुस्सा हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि हम सहनशीलता के गुण को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें तो क्रोध कभी हमारे पास नहीं आ सकेगा, तो हमारे जीवन की बहुत ही समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। 5वां तरीका है क्रोध पर कंट्रोल करने का। नकारात्मक परिस्थितियों में स्वयं को कैसे बचाएं, क्योंकि आज समाज में जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं वे बहुत नकारात्मक हैं और नकारात्मक बातों को, लोगों को, घटनाओं को देखकर हमें गुस्सा आने लगता है और उस गुस्से में हम कुछ भी कर डालते हैं, जिसका कि हमें भविष्य में बहुत अधिक घाटा झेलना पड़ता है। परंतु हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए एक सरल तरीका अपनाना है कि नकारात्मक परिस्थितियां हों या ऐसे लोग हों, वहाँ से आप अपने आप को बचाकर वहाँ से चले जाएं या फिर उनका सामना ना करें, क्योंकि यदि सामने वाला गुस्सा करता है तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि गुस्सा एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे एक चुंबक सामने वाले लोहे को एकदम खींच लेता है, ऐसे ही क्रोध ऐसी शक्ति है कि सामने वाले को भी गुस्सा दिला देता है। अच्छा है ऐसी परिस्थितियों से हम दूर चले जाएं, जैसे एक गैस का बैलून हवा में उड़कर सारे समुद्र को पार कर लेता है। इसी प्रकार हम क्रोध को कंट्रोल करने के लिए उस स्थिति से हमें चला जाना चाहिए, तो हम देखेंगे परिस्थितियां हम पर प्रभाव नहीं डालेंगे और हम क्रोध से बच जाएंगे। क्रोध करना अर्थात स्वयं का नुकसान करना होता है। यह भी एक बहुत सरल तरीका है। जैसे एक रोगी होता है, उसको कोई लंबी बीमारी लग जाती है
उसके पास दो तरीके होते हैं अपने इस बीमारी से बचने के। एक तो होता है कि दवाई लेता है, दूसरा है जितना समय वह बिस्तर पर रहेगा इतना समय में अपनी परेशानियों से बचने के लिए अपने आप को किसी न किसी रूप में व्यस्त कर ले, अन्यथा वह अपनी बीमारी को याद कर करके परेशान होता रहेगा। ऐसे ही जब हमारे चारों तरफ नकारात्मक परिस्थितियां हों तो हमें अपने आप को गुस्से से बचाना होगा। जैसे एक पेपर हॉल के अंदर स्टूडेंट को मालूम होता है कि यह 3 घंटे का पेपर है, उसे इसे पास करना ही है और उसके लिए पूरी मेहनत भी करता है। इसी प्रकार के लिए हमारे सामने गुस्सा करने वाले लोग हो या कुछ ऐसी बातें हो जाएं तो उसे जब हम पेपर समझेंगे तो हम उसमें फेल नहीं होंगे। गुस्सा करना अर्थात फेल होना। आजकल के समय अनुसार यह भी एक बहुत सरल तरीका है। जब हमें गुस्सा आता है तो अपने पर कंट्रोल नहीं रहता है, मन ही मन के अंदर लोगों के प्रति घृणा की भावना पैदा होती है या मारपीट करने के लिए या बदला लेने की भावना जागृत होती है। यह भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसके लिए हमें ऐसे समय में बहुत सुंदर सी शांति के गीत अपने मोबाइल से कानों में लगाकर सुनने लग जाना चाहिए। तो आप देखेंगे गुस्सा 1 मिनट के अंदर रफू चक्कर हो जाएगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा, क्योंकि गीत भी हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम गीत सुनते हैं उसके शब्दों का हमारे मूड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जब गुस्सा आता है ऐसे समय में सुंदर से गीत सुनने चाहिए तो हमारा गुस्सा कंट्रोल में हो सकता है। 8वां तरीका है क्रोध हमें आए ही नहीं, इसीलिए हमें सदैव दूसरों के अंदर गुणों को देखने की आदत डालनी चाहिए कि हर इंसान में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं और उसमें कमियां भी होती हैं। तो हमारा ध्यान कमियों की तरफ अधिक जाता है, जिस कारण से सामने वाले व्यक्ति को देखकर हमें गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर हमें अपनी एक आदत बनानी चाहिए, दूसरों के हम गुणों को देखें, उनमें विशेषताओं को देखें कि हर मानव के अंदर कुछ न कुछ विशेषता होती है। ऐसे समय में हमें यह चिंतन करना चाहिए, जब सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो समझें कि यह व्यक्ति अपनी कमजोरियों का गुलाम है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से बात करने का कोई फायदा नहीं। उस समय के अंदर कुछ अच्छाई को ढूंढें। जैसे बगुला उस झील में से मछलियां पकड़ता है और हंस उसी झील में से मोती चुनता है, तो हमें भी बगुला नहीं बनना बल्कि हंस बनकर अच्छाइयों को देखना है। तो आप देखेंगे हमें उस व्यक्ति पर उस स्थिति में गुस्सा नहीं आएगा। 9वां तरीका है आप प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ ऐसी आध्यात्मिक किताब पढ़ना शुरू करें। आपको गुस्सा आता है तो यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक या अच्छी किताबें पढ़ते हैं हमें अपनी कमियों, अपनी बुराइयों पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है और गुस्सा भी उनमें से एक कमी है। तो इस तरह से अपने जीवन में अच्छी किताबें तो हम अपने क्रोध को कंट्रोल में रख सकते हैं। 10वां तरीका है मुस्कुराना, अर्थात क्रोध को भगाना। कैसी भी हालत हो उसको हमें अपने पर नियंत्रण रखना है और अपने से प्रॉमिस करना है कि मुझे केवल मुस्कुराना है। अपनी खुशी को दूसरों के गुस्से के कारण समाप्त नहीं करना है। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशनुमा चेहरा सदा ही सुंदर लगता है। क्रोध वाला चेहरा हमेशा लाल पीला होता है, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता। सामने वाला कितना भी गुस्सा कर रहा है, आप अपने आप से यह पक्का रखें कि मुझे अपने चेहरे को बिगाड़ना नहीं है, मुझे अपने चेहरे की सुंदरता खराब नहीं करनी, मुझे केवल मुस्कुराते ही रहना है। कोई कितनी भी गालियां दे, कितना भी आपको बुरा भला कहे, मुझे अपना नुकसान नहीं करना है। क्रोध करना माना अपना नुकसान करना कहा जाता है। 1 मिनट का गुस्सा हमें कई घंटे तक शांत नहीं रहने देता और हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से भी क्रोध बहुत खतरनाक होता है। ऐसे कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, इसलिए सदा मुस्कुराते रहो, सदा स्वस्थ रहो। 11वां तरीका है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्रोध पर नियंत्रण करने का तरीका, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ कर दो। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन में क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए रामबाण की तरह काम करती है। कोई भी आपको बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, आपको माफ कर देंगे तो कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा तथा
यदि आपसे कोई भूल हो गई है, आपसे कोई नुकसान हो गया है, सामने वाला व्यक्ति अवश्य ही आप पर क्रोध करेगा, परंतु उसके क्रोध करने से पहले ही आप माफ़ी मांग लें तो क्रोध आएगा ही नहीं। हमें अपने जीवन के अंदर फॉरगेट एंड फॉरगिव का फॉर्मूला अपनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल में करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके अंदर बताया गया है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात को जानना होगा कि स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं। यूएनओ की परिभाषा के अनुसार संपूर्ण स्वास्थ्य 4 प्रकार का होता है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हम भली प्रकार से जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। प्रतिदिन योगा करें, एक्सरसाइज करें, वेजिटेरियन भोजन करें जो शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। किसी न किसी खेल में अवश्य भाग लें, सूर्य निकलने से पहले सैर करने जाएं, प्रातःकाल की प्रकृति का आनंद लें और समय पर कार्य करें, अपनी नींद को भी पूरा करें आदि। यह सब बातें हमें शरीर के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक। दूसरा स्वास्थ्य है मानसिक स्वास्थ्य। यह भी एक हमारे जीवन का बहुत बड़ा स्वास्थ्य। यदि हम मन से स्वस्थ नहीं होते तो हम हर समय परेशान रहेंगे, तनाव में रहेंगे। गुस्सा आदि इसी कारण से आता है कि जब हम मन से कमज़ोर होते हैं। अपने मन को सशक्त करने के लिए हमें प्रतिदिन परमात्मा को याद करना चाहिए, प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन शक्तिशाली बने। और हम अपने मन की ऐसी आदत डालनी चाहिए कि कैसी भी स्थिति हो उसमें हम सदा खुश रहें। इसमें दिखाया गया है बच्चा जब बीमार होता है, जब चोट लगती है, वह दुखी नहीं होता बल्कि उस बीमारी में भी खुश रहता है, परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे सब कार्य से, पढ़ाई से, डांट से छुट्टी मिल जाती है। परंतु यदि बड़े लोगों को चोट लगती है तो वह दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियाँ एक जैसी हैं, परंतु हमारे मन की सोचने की शक्ति हमें दुखी और अशांत बना देती है। तो हम बच्चे जैसा मन क्यों नहीं बना सकते? तो हर स्थिति में खेल समझकर उसमें हम खुश रहेंगे, हारने पर भी परेशान नहीं होंगे। जब हमारा मन शक्तिशाली होगा तो हमारे जीवन में संबंध भी शक्तिशाली हो जाएंगे। आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों से मन मुटाव हो जाता है और संबंध टूट जाते हैं। वर्षों से रहने वाले लोग भी एक ही घटना में संबंध विच्छेद कर लेते हैं। यह मन की कमजोरी का ही कारण है और जीवन के अंदर हमेशा हमें हर बात का ध्यान करना चाहिए। इससे हमारे मन के अंदर नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, उसी में संतुष्ट रहेंगे तो हमारा मन शक्तिशाली रहेगा। और अधिक प्राप्त करने के लिए हमें जीवन का लक्ष्य निर्धारण कर लेना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए भी हम अपने मन से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है तो हमारा मन भी शक्तिशाली होता चला जाएगा, जिस कारण से हमारा मन हमेशा उमंग और उत्साह में भरा रहेगा। उसके रास्ते में आने वाली रुकावट से भी हम घबराएंगे नहीं। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें जीवन में बैलेंस बनाकर चलना होगा। जीवन में हर व्यक्ति को, हर घटना को हमें बराबर का ध्यान देना होगा। यह हमारा मन संतुलित होगा तो हम फैसले भी संतुलित मन से सकारात्मक ले सकेंगे। मन जब बैलेंस में होगा तो हम सदा खुशनुमा जीवन जीने की आदत बना लेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति खुशनुमा होता है तो उसका मन शक्तिशाली होता है। उसके मन के ऊपर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। तो हमें मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जो आपको कुछ बातें बताई गई हैं उनको जीवन में फॉलो करें तो आप मन से भी सशक्त हो जाएंगे, जो कि संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि तन से व्यक्ति भले ही बहुत शक्तिशाली होता है परंतु मन से बहुत कमजोर भी हो सकता है। इसलिए तन और मन दोनों को ही शक्तिशाली बनाना अति आवश्यक है। तीसरा स्वास्थ्य आता है सामाजिक स्वास्थ्य। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह संसार में अकेला नहीं रह सकता। जिस समाज में रहता है उसके साथ मिलकर उसे चलना ही होता है, उसके लिए उसे कार्य करना ही होता है। जो व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अपना समय ध्यान देता है, अपना धन देता है, अपनी शक्ति लगाता है, उसके जीवन में खुशियाँ रहती हैं, क्योंकि वह दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। कहा जाता है ना, जितना दूसरों को देते हैं उतने में हमें खुशियाँ भी मिलती हैं, जिससे कि हमारा मन स्वस्थ हो जाता है।
सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हम रक्तदान करते हैं, गरीबों के लिए दान करते हैं, जिससे खुशी मिलती है। प्रकृति के प्रति हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही हमें जीवन मिलता है, हमें भोजन मिलता है, हमें वायु मिलती है। हमारा जीवन भी इन 5 तत्वों पर ही तो आधारित है, क्योंकि यह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। इसलिए प्रकृति को भी जितना ध्यान रखेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें अलग अलग समाज के कार्य में भाग लेना चाहिए। कहीं पर बाढ़ आती है या गरीबी के कारण, भूख के कारण मर रहे हैं लोग, ऐसे में हमें अपनी हैसियत के मुताबिक अवश्य ही सहयोग देना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत खुशी मिलती है। सामाजिक स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली शक्ति है हम सब मिलकर कार्य करें। 1 और 1 11 होते हैं, तो इस तरह से हम इकट्ठे मिलकर अपने समाज को अच्छा बनाना होगा, तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आपस में भाईचारा होगा, प्रेम होगा, तो क्या होगा, घृणा नफरत दूर होती चली जाएगी और यही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। चौथा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। मान लीजिए आप तन से भी, मन से भी, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हैं, परंतु यदि आपकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो ये स्वास्थ्य बेकार से लगते हैं। आज समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इंसान बहुत शक्तिशाली भी है, पढ़ा लिखा भी है, सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए हैं, परंतु फिर भी चारों तरफ दुख अशांति फैल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या? उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब हमारे जीवन के अंदर सद्गुण आने लगते हैं, दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ देखने लगते हैं, शरीर की जगह हम सबको एक आत्मा के रूप में देखते हैं, तो छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर का भेद खत्म हो जाता है और दूसरों की भलाई करने के लिए सदा आगे रहते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति दुनिया में रहकर भी, दुनिया में कार्य करते हुए भी वह न्यारा और प्यारा बन जाता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए हमें राज योगा मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। अगर हम इस पद्धति को सीख लेते हैं तो अपने जीवन में हम संपूर्ण स्वास्थ्य जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि संपूर्ण स्वास्थ्य जीवन क्या है। तो हमें भी अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन चारों स्वास्थ्य के पिलर्स को अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम संपूर्ण स्वस्थ कहला सकेंगे। इस प्रदर्शनी का सबसे महत्वपूर्ण चित्र आप देख रहे हैं। हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, चाहे तनाव है, गुस्सा है, चाहे नशे हैं या अन्य इस प्रकार की और समस्याएं हैं, उसकी शुरुआत हमारे अंदर से ही होती है, परंतु हम अपने अंदर के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि वास्तव में हम हैं कौन। हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वह सब परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। जैसे कहा भी तो जाता है कि यह हमारा जो शरीर है यह 5 तत्वों का पुतला है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर प्रकृति ने हमारे इस शरीर को बनाया है। इसको चलाने वाली जो शक्ति है उसको आत्मा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ड्राइवर और गाड़ी का संबंध होता है, इसी प्रकार से आत्मा और शरीर का भी आपस में संबंध होता है। यह शरीर के अंदर जैसे हमारे हाथ, नाक, मुख, आंख और कान होते हैं, इसी प्रकार से आत्मा के भी 3 भाग होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे ही यह शरीर हमारी आत्मा का हार्डवेयर है और उसके अंदर काम करने वाली आत्मा वह सॉफ्टवेयर है। यदि हमारे सामने कंप्यूटर पड़ा हो और अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो वह कंप्यूटर तो बेकार है। ऐसे ही अगर शरीर है और उसके अंदर आत्मा नहीं है तो उसको डेड बॉडी कहते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी तो चाहिए। इसी प्रकार से इस शरीर को चलाने के लिए भी आत्मा चाहिए।
जैसे हमारे शरीर के अंदर आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, मुख बोलने का काम करता है, हमारे हाथ कार्य करते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर भी शक्तियाँ काम करती हैं। वह शक्तियाँ हैं ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और आनंद। यदि ये शक्तियाँ हमारे जीवन के अंदर आ जाएं, तो हम हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। परंतु हमें इनका ज्ञान नहीं है, हम इनसे अनजान हैं, जिस कारण से हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते और समस्याओं में ही हम उलझे रहते हैं। इस चित्र में देखिए, आगे बताया गया है कि कैसे आत्मा शरीर के अंदर काम करती है। जैसे कि हमने बताया, ड्राइवर और गाड़ी का संबंध होता है, उसी प्रकार से आत्मा और शरीर का होता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे सीप के अंदर मोती होता है, जब मोती निकल जाती है तो वह सीप बेकार हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा शरीर में जब तक काम करती है, तब जब तक वो शरीर को चलाती है तब तक ठीक है, और उसके बाद इस शरीर को जला दिया जाता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हम घर तो नहीं है ना, हम घर में रहने वाली चैतन्य शक्ति है, परंतु यह घर नहीं है, घर अलग वस्तु है, अलग चीज है। इसी प्रकार से यह शरीर भी हमारा, यह जड़ है, नाशवान है, और हम इसके अंदर रहने वाली आत्मा इसका मालिक है। हमारा ऐसा ही संबंध है इस शरीर और आत्मा का, जैसे व्यक्ति और एक घर का होता है। जैसे कि एक पेन ड्राइव होता है, इतनी छोटी सी होती है, लेकिन उसमें कितना डाटा भरा हुआ होता है। इसी प्रकार से आत्मा भी एक छोटा सा पेन ड्राइव ही है, जिसमें 84 जन्मों का डाटा भरा हुआ है। और जब वह शरीर रूपी कंप्यूटर में प्रवेश करती है तो अपने जीवन की कहानी को शुरू कर देती है, अर्थात उसके जीवन की फाइल खुल जाती है। जैसे कि पेन ड्राइव को लैपटॉप में उसको लगाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर विराजमान सारी फाइलें खुल जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे जीवन के अंदर हमारे कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और हमारी आत्मा शरीर के द्वारा अपना कार्य शुरू कर देती है। ऐसे ही कैंडल और ज्योति भी होती है। देखिए, अगर कैंडल में प्रकाश न हो तो वो कैंडल किस काम की, बेकार हो जाती है। ऐसे ही आत्मा भी शरीर के अंदर एक जलता हुआ दीपक की तरह है। जब आत्मा निकल जाती है तो वह डेड बॉडी बन जाती है। इस तरफ दिखाया गया है कि आत्मा दोनों आंखों के मध्य में निवास करती है। वहां से बैठी आंखों द्वारा वह देखती है, कानों द्वारा सुनती है, हाथों द्वारा कर्म करती है और मुख के द्वारा बोलती है। जिस प्रकार गाड़ी में बैठा ड्राइवर अपनी सीट पर सारी सीट को कंट्रोल करता है, ठीक ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर के अंदर बैठकर हमारे सारे शरीर को चलाती है। लास्ट में आगे दिखाया गया है कि वास्तव में हम जो समझते हैं हम वह नहीं होते हैं, क्योंकि किसी से भी आप पूछें कि आप कौन हैं, तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं बहुत सुंदर हूँ, और कोई कहता है मैं शक्तिशाली हूँ, कोई कहता है मैं धनवान हूँ, और कोई कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ। परंतु वास्तव में हम यह नहीं होते हैं। वास्तव में हम एक आत्मा हैं, क्योंकि बचपन में तो हम धनवान नहीं थे ना, हम बचपन में ही डॉक्टर भी तो नहीं थे ना। जैसे पढ़ाई की फिर डॉक्टर बन गए, हमारी ये सुंदरता भी तो थोड़े ही समय के लिए होती है, और स्टूडेंट जीवन भी तो कुछ वर्षों के लिए ही होता है ना। वास्तव में जब हम अपने को आत्मा समझने लगते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। हम
अपने अंदर की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। हमारी बाहर की समस्याएं भी ऑटोमेटिकली हल हो जाती है, जिसका उदाहरण है गीता का ज्ञान। अर्जुन जब बाहर से बहुत कमजोर दिखाई देता है और युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है, तो आप देखिए भगवान उनको पूरे 18 अध्याय गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उसके अंदर आंतरिक शक्तियों को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। जब उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती है तो वह अपने महाभारत को जीत लेता है। ऐसे ही हमें अपने अंतर मन की शक्तियों को जागृत करना है, तभी हम अपने जीवन के महाभारत को जीत सकते हैं। तो इस प्रकार अंत में हमें मालूम पड़ा कि वास्तव में जो हम देख रहे हैं वह असली नहीं है, वह सत्य नहीं है। इस शरीर के अंदर काम जो करने वाली है ज्योति बिंदु सितारे की तरह हमारे मस्तक पर दोनों आंखों के बीच में विराजमान रहती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। उसकी विशेषता है कि वह ना जलती है, ना गलती है, न ही मरती है। यह शरीर हमारा नाशवान होता है, जो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, 5 तत्वों अर्थात 5 भूतों में विलीन हो जाता है। अगर इस छोटी सी बात को हम समझ जाएं, तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा और हमारा जीवन जो है वो सहज और सरल हो जाएगा। यह चित्र आज की प्रदर्शनी का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, क्योंकि इसके अंदर हमें सर्व समस्याओं का समाधान राजयोग के द्वारा मिलने वाला है। राजयोग क्या है, इसको हमें बड़ी अच्छी तरह से समझना होगा। राजयोग कोई ऐसी पूजा पद्धति नहीं है जो कि आज देख रहे हैं। चाहे हम हठ योग कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, चाहे हम किसी प्रकार का संन्यास योग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, या प्रवचन सुन रहे हैं, या कर्म में ही योग समझ रहे हैं, यह योग नहीं है। वास्तव में यह तो अपने मन को थोड़े समय के लिए शांत करने के लिए या अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा है, परंतु राजयोग इन सबसे अलग है। राजयोग का अर्थ है ऐसा योग जो हमें अपने पर राज करना सिखाता है, अर्थात अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की कला सिखलाता है। आंख, मुख, नाक, कान, हाथ आदि यह सब हमारी प्रजा है। मैं आत्मा इसका राजा हूँ। यही वास्तव में राजयोग कहलाता है। कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने वाली शक्ति को ही राजयोग कहते हैं। इस शक्ति से हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान बड़े आराम से कर सकते हैं। राजयोग के अभ्यास में कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हमें पूर्ण रूप से शक्तियाँ प्राप्त हो सके। हमारा भोजन भी अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, सात्विक होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। दूसरा, हमारा पवित्र जीवन, हमारी सोच, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा करना, यह शुद्ध और अच्छा होना चाहिए। तीसरा है सदा सत्य का साथ रहे। वह सच्चा साथ केवल और केवल एक परमात्मा का ही होता है। सत्संग का अभिप्राय है एक परमात्मा सत्य के साथ हमारा संबंध बना रहे। और चौथा है दैवी गुण। हमारे जीवन के अंदर सद्गुण होने चाहिए। आज हमारा जीवन दिन प्रतिदिन अवगुणों से भरता ही जा रहा है, जिस कारण से समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम बुराइयों से, बुरी आदतों से दूर रहें। अब चित्र में दिखाया गया है
कि हमारे जीवन के अंदर आत्मा कैसे काम करती है। आपने देखा होगा जब प्रिज्म को लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तो एक तरफ से प्रकाश को गुजारते हैं तो दूसरी तरफ से हमें उसी प्रकाश के साथ रंग दिखाई देते हैं। देखने में वह भले एक प्रकाश होता है परंतु प्रिज्म के द्वारा उसके अंदर जो समाये हुए 7 रंग हैं वह दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे आंतरिक आत्मा की 7 शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और हमारे में समस्याओं का समाधान करने में हमारा सहयोग देती हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा सैटेलाइट के द्वारा हम कैसे मोबाइल के द्वारा बातचीत कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट एक ऐसी शक्ति होती है जिसको आकाश में क्रिएट किया जाता है, जहाँ से सभी का लिंक उस सैटेलाइट से जुड़ जाता है। तो उस लिंक से हम अपने टीवी, इंटरनेट, मोबाइल कुछ भी चला सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा सर्व आत्माओं की सर्वशक्तिमान सैटेलाइट है जो ऊपर ब्रह्मलोक में निवास करती है। जब उससे मेडिटेशन करते हैं तो वह सारी शक्तियां हमें अपने जीवन में मिलने लगती हैं। राजयोग एक ऐसी शक्ति है जैसे पानी को रोककर बांध बनाया जाता है, उसी पानी को अलग अलग उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। बिजली के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए और अन्य प्रकार के प्रयोगों में उसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पवन चक्की जिसे कहा जाता है, जो खुले मैदानों के अंदर जहाँ हवा और धूप बहुत मिलती है वहाँ पर यह लगाई जाती है और हवा में ही बिजली होती है। हमें मालूम नहीं पड़ता परंतु विज्ञान ने हवा से ही बिजली क्रिएट की है। ऐसे ही राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर शक्तियाँ क्रिएट कर सकते हैं जो भले हमें दिखाई नहीं देती। राजयोग हमें अपने जीवन के अंदर अपनी समस्याओं का समाधान करने का समाधान देता है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है और फिर सोनार उसको शुद्ध करता है, ऐसे ही राजयोग के द्वारा भी हम अपनी बुराइयों को उस शक्ति के द्वारा मिटा सकते हैं। राजयोग एक ऐसी शक्ति है, ऐसा साधन है, ऐसा तरीका है जो बहुत ही सरल है। राजयोग करने के लिए कोई हमें अलग से बैठना नहीं पड़ता है। जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है, ऐसे ही राजयोग का अभ्यास करते हैं तो परमात्मा को अपना पिता मानकर उसको याद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि राजयोग का अभ्यास करना कितना सरल है। तो आज ही से परमात्मा को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर उसको याद करना शुरू करेंगे तो आपको यह सारी शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसका फायदा क्या होगा? जैसे कि किसी कागज को जब धूप के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर लेंस रखते हैं तो लेंस के कारण पेपर में आग लग जाती है। ऐसे ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो हमारी बुराइयां होती हैं वह अपने आप ही खत्म होने लग जाती है। हमें उसके लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। और राजयोग में हमेशा याद रखिए, मैं इस शरीर में विराजमान एक आत्मा हूँ। जैसे मकान के अंदर आप रहते हैं, आप मकान नहीं होते
मकान के अंदर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही शरीर भी हमारी एक कुटिया की तरह है और हम रहने वाली आत्मा उसका मालिक है। तो आज से आप अपने आप को एक आत्मा समझेंगे। इस शरीर को चलाने वाली और राजयोग द्वारा मुझे अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य की जो अनेक बुराइयां मेरे जीवन में आती जा रही हैं, उनसे बचने का, उनको नियंत्रण करने का एक बहुत सरल साधन राजयोग है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हमारे सेवा केंद्र पर आप आकर इनको बहुत ही आसानी से 3 दिन के 3 घंटे निकाल कर आप इसको बड़े आराम से निशुल्क रूप से सीख सकते हैं और आशा करते हैं कि आप अवश्य ही राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने लगेंगे। प्रदर्शनी के इस अंतिम चित्र में आइए आज हम आपकी युवा शक्ति का लेवल चेक करते हैं कि आप वास्तव में युवा हैं भी या नहीं और कितने % हैं। क्योंकि जरूरी नहीं अगर आप शरीर से युवा हैं तो अंदर से भी आप युवा होंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परंतु यदि उसका ड्राइवर अनट्रेन्ड होगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा। ऐसे ही आइए आज हम अपने इंटरनल शक्तियों को चेक करते हैं। इसमें आपको देखना है कि आप में ये कितने % हैं। हम आपको 10 शक्तियां बताएंगे जो युवा के अंदर होनी चाहिए। इनको आप अपने % में चेक करना जी। लास्ट में एक रजिस्टर रखा है, उसमें आप लिखना कि आप में ये कितने % शक्ति है। एक शक्ति के 10% नंबर रखे हैं। 10 में से आप अपना कितना % अंदाज से समझते हैं कि वह शक्ति आप में है, आपको यह लिखना है। पहली शक्ति बैलेंस अर्थात संतुलन बनाना। जरा ध्यान से अपने जीवन के बारे में चिंतन कीजिए कि आप अपने जीवन में कितना संतुलन जीवन जी रहे हैं। संतुलन अर्थात आपका पढ़ाई में, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी नींद के साथ, अपने भोजन के साथ, अपने पहनावे के साथ आप कितने संतुष्ट हैं। आपका इन सब बातों में कितना बैलेंस रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप एक चीज में अधिक हो गए, बाकी में कम है। पढ़ाई में होशियार हैं परंतु नींद कम कर रहे हैं, भोजन कम खा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल रहे, खेल कूद में भी भाग नहीं ले रहे, तो भी आप बैलेंस बनाकर नहीं चल रहे। इसको आप अपने % में लिख सकते हैं कि मेरा बैलेंस 5% है या 3% है या 8% है। दूसरी शक्ति है करेज अर्थात साहस। अब अपना चेक कीजिए कि आप में कितने % हिम्मत है। जब आप पर समस्या आ जाती है, जब आपका एग्जाम होता है या आपके जीवन में कोई घटना घट जाती है या आपको अंदर से किसी प्रकार का डर रहता है, इन सब का % निकाल कर आपको लिखना है कि 10% में से आप अपने आप को कितने नंबर देंगे। तीसरा नंबर है मोटिवेशन। आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन के अंदर कितने मोटिवेट रहते हैं या केवल दिन निकाल रहे हैं। जीवन में उमंग उत्साह नहीं होता, बस कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं या जरूरत है इसलिए कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हैं, अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है। तो इसको भी आप अपने सोचकर % में लिखना है। अगली शक्ति है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। अपने अंदर झांक कर देखिए, कोई भी घटना घट जाती है, कोई बात हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, आपके मन के अंदर क्या चिंतन चलता है। पता नहीं होगा कि होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, यह बात मेरे लिए ठीक है या नहीं है, यह कैसे होगा, आदि आदि ऐसी बातें अगर आती हैं, ये हमारा नकारात्मक चिंतन होता है। चेक करके देखें कि आप दिन भर ऐसी घटनाओं में कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसको आप % में लिखिए। 10 में से आप कितने नंबर समझते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ, स्वास्थ्य। अर्थात स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम असफल ही रहेंगे, हमें कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसका आनंद नहीं आएगा।
युवा काल में यदि हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते तो बुढ़ापे में क्या हालत हो सकती है, यह सोचा जा सकता है। हेल्थ से संबंधित चेक करते हैं कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, कितने बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, आपका भोजन कैसा होता है, जंक फूड खाते हैं, शाकाहारी भोजन खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं, ऐसे आप और क्या क्या दिन भर व्यर्थ की चीज़ों को सेवन करते हैं, तो उसको आप चेक करके आपको लिखना है आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप भोजन कैसा लेते हैं। 10 में से आप कितने नंबर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एकाग्रता। युवा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है जो उसको पढ़ाई में काम आती है। जरा अपने बारे में सोचे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं और उसमें आपकी एकाग्र शक्ति कितनी होती है। वह पढ़ाई में हो, वह खेल में हो, चाहे फ्रेंड के साथ हो, चाहे वह किसी रूप में भी हो। क्या आप जब कार्य कर रहे होते हैं उसमें आपका ध्यान कितना भटक रहा होता है, या उस कार्य में लगे होते हैं, या अपने जीवन के अंदर पूरी संतुष्ट हैं कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने आप को नंबर देने हैं। 7th नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास, जो कि युवा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस युवा में आत्मविश्वास नहीं होता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। युवा वह होगा जो आत्मविश्वास से भरपूर हो। अपने आप को चेक करें कि आप में कितना आत्मविश्वास है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपके मन में क्या आता है कि पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा या पास होऊंगा, मेरे कम नंबर आएंगे, या ऐसे अपने अंदर हीन भावना कितने % आती है। यह सब चीज़ों को देखकर अपने आप को नंबर लगाइए। 10 में से कितने नंबर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट विजुअलाइजेशन करने की शक्ति, परिकल्पना की शक्ति। यह हर मानव के अंदर बहुत शक्तिशाली पावर होती है। जिसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं यह हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा मन भी एक कैमरे की तरह होता है। वह फोटो खींचता है और हमें दिखाता रहता है। ऐसे ही जब आप कार्य कर रहे होते हैं, लकीर के फकीर होकर कर रहे हैं या उसके अंदर कोई नवीनता कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है क्रिएटिविटी करना। अगर आपके अंदर विजुअलाइजेशन पावर नहीं है तो आप अपने भविष्य को पूर्ण रूप से निर्माण नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में एक इंजीनियर बनने के लिए आप पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, इंजीनियर की इतनी सैलरी होगी, मैं ऑफिस में ऐसे जाऊंगा। इसे विजुअलाइजेशन पावर कहा जाता है। क्या हम पावर का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप देखेंगे कि आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज अर्थात ज्ञान। युवा काल एक ऐसा समय होता है जिसमें अधिक से अधिक उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञान केवल किताबों को ही समझकर नहीं हमें रहना है, बल्कि ज्ञान है हमें अपने जीवन में चलने का ज्ञान, हमें अपने दोस्तों से दोस्ती निभाने का ज्ञान, अपने माता पिता के सम्मान का ज्ञान, अपने देश के प्रति प्यार आदि आदि, अपने स्वास्थ्य का ज्ञान तथा एक अच्छा विद्यार्थी बनकर गुणवान बनकर जीवन जीना। यह सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और अपने आप को चिंतन करें, लिखें कि अपने आप को 10 में से आप कितने नंबर दे सकते हैं। लास्ट और 10वां पॉइंट है सेल्फ एस्टीम स्वाभिमान। जिस युवा में स्वाभिमान नहीं होता वह हमेशा ही परेशान रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, शर्माता रहेगा। अब अपने आप से चेक करें कि आपके अंदर वह स्वाभिमान कितना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं युवा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे जीवन के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं। अपने अंदर हीन भावना नहीं आने देता। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण आप शर्म आ जाती है, झिझकते हैं। उन सब बातों को याद करके आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे। तो साथियों, युवा काल की 10 शक्तियां आप अपने अंदर चेक करें और देखें कि आप कितने % युवा हैं। अब इन सभी नंबरों को मिला लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी आपके सामने आ जाएगी। आप कितने % युवा हैं, पहले युवा तो बने, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। यह सारी प्रदर्शनी आपके जीवन के अंदर एक अच्छी पर्सनैलिटी क्रिएट करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपको स्वयं का ज्ञान कराने के लिए और राजयोग के द्वारा जो जीवन में हमारे
कमजोरियां आ गई हैं, हमारे अंदर गलतियां आ रही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए राजयोग के अभ्यास द्वारा अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करने के लिए लगाई गई है। तो आशा करते हैं आप अवश्य ही अपने जीवन के अंदर सफल होंगे और अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। हमारी यही शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति।